स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे द एजुकेशन पॉइंट KCR। तो आज हम आपके लोगों के बीच स्पोकन का और एक वीडियो लेके आगे हैं जो कि है स्ट्रक्चर नंबर 6। तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 और एक स्ट्रक्चर 5 ऑलरेडी अपने इस YouTube चैनल में अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्पोकन इंग्लिश किट का प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और उठाने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करके अपने डेली जीवन लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भी ये वीडियो आपको समझ में आएगा 101%, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको हम स्टार्टिंग से बताएंगे। लेकिन बेटर होगा अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इसको समझने में आपको और भी आसानी होगी। तो चलिए अब हम आपको कुछ इस वीडियो के बारे में बता दे रहे हैं कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा कि आप अपने दैनिक जीवन में लाइफ में जितने भी पैसे से रिलेटेड स्पोकन वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनता है, हम आपको इस वीडियो में वो सब सारा का सारा बताने वाले हैं। तो वो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड हम लोग पर डे कुछ ना कुछ सेंटेंस तो बोलते ही बोलते हैं, है ना। कभी फ्रेंड्स के सामने, कभी रिलेटिव के सामने, कभी कलीग के सामने, कभी अपने घर में, बाहर में। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं जब हम पैसे से रिलेटेड कोई सेंटेंस नहीं बोलते हैं। हमेशा हम लोग का मुंह में ये सब सारा का सारा पैसे से रिलेटेड लेन देन बात उत होता रहता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ सेंटेंस जो होता है पैसे से रिलेटेड पूछ ही देते हैं। जैसे कोई पूछ देता है कि कितना खर्च आया, कोई खर्च नहीं आया, मुझे किताब खरीदने में कितना खर्च आया, है ना। पैसे से रिलेटेड कितने हम लोग सेंटेंस बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये वीडियो तो स्पेशल होने ही वाला है इस टॉपिक्स में। इस वीडियो जो है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉस्ट मनी से रिलेटेड सेंटेंस को देखने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश फ्लुएंट हो तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना ही अधिक फ्लुएंट इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। आप इसको भाषा है, आप इसको सुन के भी सीख सकते हैं और पढ़ के भी सीख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। तो फर्स्ट जो है हम लोग का, आपको ये वीडियो समझने को हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो रूल को फॉलो करके और एक विदाउट रूल। तो अभी हम लोग जो ग्रामर के थ्रू पढ़ रहे हैं स्पोकन, तो इसमें हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। तो रूल के लिए ग्रामर में सबसे पहले होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका स्ट्रक्चर। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आप इंग्लिश करेक्ट एंड ग्रामेटिकली विदाउट ग्रामेटिकली एरर किए बना सकते हैं। मतलब बिना गलत के एकदम सही रूल और रेगुलेशन के अनुसार आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ऐसा सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो होता है ना, टूटा फूटा इंग्लिश नहीं होता है। एक होता है कि आप आगे इंग्लिश बोलते हैं, पीछे इंग्लिश बोलते हैं, बीच वाला भूल जाते हैं। या तो बीच वाला आपको शुरू वाला क्या होता है कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आपको बीच में हिचकच आ जाता है, मतलब आप बोल ही नहीं पाते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट स्पीक इंग्लिश टू फ्लुएंट। आपको समझ में नहीं आता है कि हम इंग्लिश को बोलना शुरू कैसे करें, कि आप उस समय सोचते रह जाते हैं और टाइम पार हो जाता है। तो ऐसे वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में, समझने में सब प्रॉब्लम होता है। समझना तो खैर लगभग थोड़ा थोड़ा आ जाता है सुन के, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। हम बड़े से बड़े स्टूडेंट जो हायर लेवल के हैं उसको देखते हैं कि वो इंग्लिश लिख लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन कांट टॉक, बोल वो नहीं पाता है। व्हाट इज द रीजन टू नॉट टॉक? वो नहीं बोल पाता। उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन यही है, डिड नॉट गेट प्रैक्टिस। उसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए वो इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पाता है।
तो इंग्लिश बोलने के लिए कोई ग्रामर का रूल को आपको फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास वो मीडियम नहीं है, वो साधन नहीं है कि जैसे आप वो इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई विदेश का बच्चा, इंग्लैंड का, वो तो कोई ग्रामर का बुक पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके पास वो मीडियम है, वो इन्वायरमेंट है, वो सोसाइटी है जो हर कोई इंग्लिश बोलता है, तो वो सुन के वो इंग्लिश बोल लेता है। लेकिन इट इज इंडिया, ये इंडिया है, और यहाँ पे क्या होता है, लोग इंग्लिश नहीं हिंदी, यहाँ के राष्ट्र जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंडियन जो है वो देवनागरी है, हिंदी है। तो यहाँ पे अधिकतर अपने मदर टंग पे बात करते हैं, मदर टंग मतलब क्षेत्रीय भाषा, और नहीं तो हिंदी पे। समवेयर आर अलाउड टू स्पीक इंग्लिश, कहीं कहीं पर इंग्लिश अलाउड होता है, लेकिन उससे आपको घंटा प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि आप उसको थोड़े से समय के लिए यूज करते होंगे या समझते होंगे। लेकिन अगर इसका इम्पोर्टेंट देखा जाए इंडिया में, तो इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। अब अगर मेडिकल शॉप में चल जाएं, हॉस्पिटल चल जाएं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, दवाइयाँ होती है, सारा का सारा A to Z इंग्लिश से। आपको कोई भी एरिया इंडिया का कहीं भी चले जाए, विदेश भी चला जाइए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है तो विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना कोई प्रॉब्लम का आप ऑल ओवर इंडिया घूम के आ सकते हैं। तो कहीं भी आप जाइए, आपको पैसे से रिलेटेड तो इंग्लिश में सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आप अगर पैसे से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस नहीं बोल पाइएगा तो आप लेन देन कैसे कीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए, विदेश घूम नहीं पाइएगा। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इंग्लिश को सीखिए, और सीखने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए जो अभी हम बता रहे हैं रूल, और उसके बाद आप इसको सीख लीजिएगा तो आपको बहुत ही जीवन लाइफ में हेल्पफुल होगा। अदरवाइज यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, वरना आपको इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे कि आप अपने ही कंट्री को पूरी अच्छी तरह से घूम नहीं पाइएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो उसके लिए और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलते रहिए। तो अब हम लोग आते हैं कि हाँ अपने स्ट्रक्चर पे। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गए कि आप लोग तो इंग्लिश बोलिएगा, आप लोगों के जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, अगर आप मैरिड है तो आपके बच्चे हैं ना जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप खुद स्कूल में पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए भी स्कूल में भी कितने सारे आप देखते होंगे कि इंग्लिश का यूज होता है ना। इंग्लिश का यूज हर जगह होता है, ऐसा कोई प्लेस नहीं जहाँ इंग्लिश नहीं बोला जाता है, चाहे वो कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, है ना, फेस्टिवल हो, ओकेजन हो, हर जगह इंग्लिश चलता ही चलता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो खास होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये तो बता दिए कि हम लोग जो वीडियो पढ़ रहे हैं ये रिलेटेड है पैसे से। पैसा हर बार यूज होने वाले शब्द, मनी जो होता है हर एक सेंटेंस में यूज होता है, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पैसे का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो खास होने वाली है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है नाउन, सबसे पहले स्ट्रक्चर में है नाउन। देन अगर नाउन नहीं रहा तो, और नाउन रहा तो, अगर नाउन रहा तो हम लोग नाउन का यूज करेंगे। अब नाउन होता क्या है, दुनिया में जो भी नाम है उसको बोलते हैं नाउन। जैसे हो गया राधा, सीता, गीता, है ना, सब सब का सब, सारा का सारा नाउन है। उसके बाद यूज कीजिएगा इट हैज या हैव कॉस्ट, इट हैज या हैव कॉस्ट। तो पहले आपको हम एक चीज़ क्लियर करा देते हैं कि जो हैज होता है या हैव होता है वो यूज होता है ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये यूज होने वाले वर्ड है, वर्ब है हैव और हैज। अब किसके साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ लगता है हैज। ओके, ही सी इट नेम यानी सिंगल, ही सी इट नेम यानी सिंगल नेम होना चाहिए, सिंगल नेम होना चाहिए, नॉट डबल नेम। ठीक है, नाउन जो होगा वो सिंगुलर, इसके साथ लगता है हैज। आपको जैसा हम एग्जांपल बता रहे हैं, ही हैज, और इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, हैव और हैज के बाद हमेशा यूज होता है भी थ्री का, हो ना। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस में यूज होता है हैव और हैज वर्ब का प्लस V3। एग्जाम्पल, ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। इसमें चुका चुकी वाला होता है। तो अगर चुका चुकी से समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं तो हम आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि हैव और हैज उस तरह का सेंटेंस में यूज करते हैं, है ना। हैव और हैज उस तरह का सेंटेंस में शुरू करते हैं जो स्टार्ट तो तुम्हारा पास्ट में ही हो गया है, वैसा वर्क, वैसा एक्शन, ऐसा एक वर्ब, वैसा काम जो तुम्हारा स्टार्ट हो गया पास्ट में ही, शुरू हो गया है पहले ही, लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी कुछ है, मतलब प्रेजेंट टाइम में उससे कुछ लेना देना है ना। जैसे खाना तो तुम पहले ही खा लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारा पेट में वो है, वो ठीक है, जो होता है ना पचना, वो पाचन नहीं हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं कि वो स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जरूरी नहीं कि लिखा रहेगा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल गया है, दोनों सेम ही सेंटेंस है और दोनों का मतलब भी सेम है कि वह स्कूल गया है। अभी वो कहाँ है, स्कूल में, लेकिन वो चलना स्कूल, जाना स्कूल पास्ट मतलब पहले ही शुरू कर चुका था, और अभी वो स्कूल में ही, वह स्कूल गया है, मैं खा लिया हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वो आ गया है, या फिर वो आ चुका है ना, वो आ गया है, वो आ चुका है। इस तरह सब जो जितने भी शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, सारे के सारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इस तरह सेंटेंस में लगता है हैव और हैज का। ठीक, हैज लगता है और नहीं तो हैव लगता है। और आपको हम बता दिए कि कब हैज और कब हैव लगता है। ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ लगता है हैज, और बाकी सब जितना बच गया उसके साथ लगेगा हैव। जैसे क्या क्या बच गया, आई बच गया तो आई के साथ हैव, यू बच गया, यू के साथ हैव, वी बच गया, वी के साथ हैव, दे बच गया, दे के साथ अल्सो हैव, नाउन प्लस नाउन यानी कि राम प्लस सीता, इसके साथ भी लगेगा हैव। तो ये सब देखिए है ना, प्लुरल जो होते हैं वो सब के सारे के साथ लगता है हैव, और ही, सी, इट नाम के साथ इज। तो अभी तक हम ये देख लिए कि हैव और हैज का यूज किस प्रोनाउन के साथ कौन सा यूज होता है। तो ही, सी, इट प्लस सिंगल नेम रहे तो यूज करना है हैज का, और अदरवाइज रहेगा आई, वी, यू, दे, नाउन प्लस नाउन मतलब दो नाम, तो यूज करेंगे हम हैव का। ठीक, तो ये हो गया हैव और हैज किसके साथ यूज करना है, कौन से वर्ब के साथ। अब किस तरह का सेंटेंस में यूज करना है तो भी हम बता चुके हैं कि जो स्टार्ट हो चुका है पहले ही, जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसका प्रेजेंट के साथ, वैसे सारे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं हैव और हैज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता चुके हैं कि नाम क्या होता है, नाउन क्या होता है। दुनिया का कोई भी नाम हो उसको बोलते हैं नाउन। उसके बाद है इट हैज या हैव कॉस्ट, है ना, ये बता दिए। इट हैज, इट प्लस हैव या हैज कॉस्ट। उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, है ना। उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मी ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद हीज, हर, देम, ये सब सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी, उसके बाद जो होता है ना एक्सप्रेशन ऑफ मनी, कोस्ट का यूज करेंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर में, कोस्ट का। उसके बाद फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है कि वर्ब के आगे टू लगा दो। जैसे पढ़ना, रीड होता है तो उसको फुल इन्फिनिटिव कैसे करेंगे, टू रीड, है ना। प्ले तो टू प्ले हो गया फुल इन्फिनिटिव। टू डांस क्या हो गया, फुल इन्फिनिटिव। टू राइट हो गया फुल इन्फिनिटिव। तो स्ट्रक्चर में आपको हम बारी बारी से बता दिए कि क्या क्या होता है। पहले नाउन बता दिए, कोई भी नाम, इट प्लस हैज और हैव कोस्ट, ये भी बता दिए। ऑब्जेक्ट बता दिए,
एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी मतलब कोस्ट पैसा बता दिए, प्लस फुल इन्फिनिटिव बता दिए। तो अभी तो हम स्ट्रक्चर के सारे वर्ड को एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए। एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे अब शॉर्ट में। नाउन या इट हैज, नाउन या इट प्लस हैव और हैज कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एन एक्सप्रेशन ऑफ मनी प्लस फुल इन्फिनिटिव, ये होता है हम लोग का इस वीडियो का स्ट्रक्चर। नाउन या इट, ओके, नाउन या इट दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा, या तो नाउन का, और नाउन नहीं रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे इट का। हो गया नाउन या इट, प्लस हैव और हैज कॉस्ट। हैव या हैज कॉस्ट वो तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, ही है कि सी है कि इट है। अगर इट रहेगा तो हैज, राम रहेगा तो हैज, राम और सीता रहेगा तो डबल नाम हो गया ना, तो हैव। वी रहेगा तो हैव, दे रहेगा तो हैव, इट रहेगा तो हैज, सिंगल नाम रहेगा तो हैज, डबल नाम रहेगा तो हैव। हो गया। उसके बाद कोस्ट ऑब्जेक्ट बता दिए हैं, देन एक्सप्रेशन ऑफ मनी बता दिए, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव। अब सोचिएगा कि क्या ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, है ना? क्या ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तभी हम स्पोकन बोल पाएंगे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बिना इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके भी स्पोकन बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको एक स्टार्टिंग मिल जाएगा। आपको कोई डर नहीं रहेगा कि हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना वो एरर है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। आपको वो डर नहीं रहेगा। तो पहली बात, आपका मन से ये डर हट गया कि हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। अगर आपको ये डर हट गया कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और अगर एक बार आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आपका जो इंग्लिश बोलते हैं वो फास्ट भी होगा प्लस फ्लुएंट भी होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, कोई डर नहीं है ना? मतलब गलती होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग रहता है, स्पीकर जो बोलना चाहता है, स्पीकर या लर्नर जो सीखता है, उसको तो सबसे पहले यही डर लगा रहता है कि हम इंग्लिश तो बोल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है ना? उसको यही डर लगा रहता है कि वो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। तो अगर ये फॉलो कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये सही है, क्योंकि आप तो पढ़ के जा रहे हैं। और अगर सही है तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जो है वो बोल रहे हैं वो बिना किसी हिचक के बेझिझक बोलिएगा, और बोलिएगा तो आपको लगेगा कि ये सही है, क्योंकि आप तो पढ़ के गए हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करके गए हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। आपका इंग्लिश जो होगा वो धीरे धीरे फ्लुएंट होने लगेगा, बिना कोई रोक टोक के, डर के, है ना? जब आप डरिएगा नहीं तो खुल के बोलिएगा, एकदम जोर से भी बोलिएगा, जोश के साथ बोलिएगा, उमंग के साथ बोलिएगा, एकदम इतना खिल के बोलिएगा, इतने फ्रीडम के साथ बोलिएगा कि आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। आपके अंदर में डर ही नहीं रहेगा कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। उसके बाद अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करके बोलते हैं ना, ठीक है, तो जो सुनेगा उसको तो 100% ठीक लगेगा। उसके बाद वो आप लोग को आपका तारीफ भी करेगा, बोलेगा वाह ऐसा इंग्लिश कहाँ से सीखा रे। तो बोल देना द एजुकेशन पॉइंट KCR मथुरा सर से। ओके, तो इस एक्स्ट्रा फॉलो करने से यही होता है कि आप डरेंगे नहीं। इंग्लिश बोलने से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, प्लस आपका जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मोटिव है वो भी स्ट्रांग होगा, और बिना हिचकिच का, डर का बोल पाइएगा। अदरवाइज आप इसको सोचते हैं कि याद नहीं रखें, है ना? कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी बोल सकते हैं, है ना? अभी हम आपको जितने भी बताएंगे सारा प्रैक्टिस कर करके बताएंगे। तो चलिए हम पहले सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस है कुछ इस तरह से। अब सेंटेंस आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। अब कोई खर्च नहीं आया, है ना? देखिए पहले हम ये सेंटेंस लेते हैं, सबसे ऊपर वाला। सबसे पहले है मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ा ही खर्च आया। देखिए, मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ा ही खर्च आया। अब देखिए, आप किसी के पास जा रहे हैं,
दोस्त हो, रिलेटिव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना। और वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ आने में आपको कितना खर्च आया, आपको यहाँ आने में कितना खर्च आया। तो आप हिंदी में तो जवाब देते हैं इस तरह से कि मुझे तुम्हारे पास आने में, मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ा ही खर्च आया, है ना। मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ा सा खर्च हुआ है, मतलब कम खर्च हुआ है, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। अब तो देखिए अपने भाषा पे, मदर टंग पे, अपने लैंग्वेज पे बोल दिए कि हमको आपके पास आने में एकदम थोड़ा सा खर्च आया, ज़्यादा खर्च नहीं आया। लेकिन आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, अगर आप ट्राई कीजिएगा इंग्लिश में बोलने के लिए तो स्ट्रॉन्ग नहीं, हाई लेवल का इंग्लिश जिसको बोलते हैं, यू विल स्पीक इंग्लिश इन हाई लेवल। ऐसा जो सुनने में अच्छा लगे, जो विदाउट एरर हो, कोई गलती ना हो, एकदम सही सही लगे, ठीक है। तो ऐसे बोलिएगा कमिंग टू यू, है ना, कमिंग टू यू, तुम्हारे पास आने में। कमिंग टू यू मतलब तुम्हारे पास आने में, ठीक है। अब देखिए हम जो बोल रहे थे कि वो काम तो पास्ट में ही शुरू हो चुका है। आना मतलब घर से वो निकल रहा था, तो निकला तो वो पहले ही था, निकला वो पास्ट में ही हो चुका था, लेकिन पहुंचा अभी है ना। पहुंचा अभी है मतलब पहुंचा कब है, प्रेजेंट में। घर से निकला था उस समय पास्ट था, अब वो पहुंच चुका है तो वो प्रेजेंट का टाइम है। तो हम बोले कि जब कोई भी वर्क स्टार्ट होगा पास्ट में और उसका कनेक्शन रहेगा पास्ट प्रेजेंट के साथ, तो इस तरह सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे हैव और हैज के साथ। तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ, यू यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट है, कमिंग टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यू के साथ लगता है हैव, यू के साथ लगता है हैव। कब लगता है, अब जब वो सब्जेक्ट के रूप में रहता है तब, आई मीन जो करता रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं हैव का। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कमिंग टू यू के बाद लिखा है हैज, है ना। कमिंग टू यू के साथ लगा है हैज, लेकिन यहाँ यू के साथ हैज नहीं है, यू के साथ यहाँ पे हैज नहीं है। ये वो बोल रहा है कि जो वहाँ पे स्टार्ट किया था, जो चलना शुरू किया था, ठीक है, वो थर्ड पर्सन है, उसी के अनुसार लग रहा है यहाँ पे हैज। तो कम टू यू तुम्हारे पास आने में, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास आने में, हम तो तुम्हारे पास आए हैं, तुम तो मेरे पास नहीं आए हो। अगर तुम मेरे पास आए होते तो तुम्हारे अनुसार लगता है यहाँ पे हैव, लेकिन हम आए हैं, अब जरूरी नहीं हम आए हैं कि जो कोई भी आया है, वो आया है, राम आया है, श्याम आया है, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी आया है, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन को देखते हुए लगा दिया है हैज, ठीक। यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन आ रहा है इसीलिए यूज कर दिया है हैज, हैज, एच हैज का। तो कम टू यू, कम टू यू हैज कॉस्ट मी अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा खर्च आया। हैज कॉस्ट मी अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा खर्च आया। फिर देखिए अगर आप फिर पूछिएगा कि आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा खर्च आया, तो बोल दिए कम टू यू तुम्हारे पास आने में हैज कॉस्ट मी लिटिल, हैज कॉस्ट मी अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा खर्च आया। तो हो गया इस सेंटेंस कि मुझे आपके पास आने में थोड़ा सा खर्च आया, लेकिन कोई खर्च नहीं आया, आप फ्री आ गए, है ना। आपको कोई खर्च ही नहीं लगा, आप फ्री में आ गए, मतलब किसी के साथ लिफ्ट मांग के आ गए, पैदल आ गए, या फिर आपको वो भाड़ा किराया नहीं लिया, भाड़ा नहीं लिया, कोई कॉस्ट ही नहीं लिया, फ्री में आ गए। तो नहीं बोलते हैं कि कोई खर्च नहीं आया, है ना, कोई खर्च नहीं आया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोई खर्च नहीं आया, इट हैज कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया, नहीं आया, है ना। इट हैज कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। इस तरह का सेंटेंस हम लोग कितना यूज करते हैं, कोई खर्च नहीं आया, ये बहुत बार यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे बोल रहे हैं कि ये तो एक एक यहाँ पे दिया हुआ है कि तुमको यहाँ आने में कितना खर्च आया, है ना। इट हैज कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। तुमको हाँ वीडियो बनाने में कितना खर्च आया, है ना।
आपको वीडियो बनाने में कितना खर्च आया, तो फिर उस तरफ आंसर देते हैं इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। उसके बाद और आप बोल सकते हैं कि हाँ आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना खर्च आया। ठीक, आपको ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। हम जो आपको इतने तरह का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, आप भी बोलिए, ताकि आपको भी इंग्लिश सीखना आ जाए, आपका भी मुंह में ये सब सारे स्ट्रक्चर याद हो जाए। है किस तरह से, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। उसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट करने में कितना खर्च आया, असाइनमेंट आपको बनाने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। आपको स्कूल जाने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, आपको कोई खर्च नहीं आया। आप मान लो कहीं घूमने गए हो, पिकनिक बनाने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया, है ना। कपड़ा खींचने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। स्पोकन सीखने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं आया। और तो इस तरह से हम लोग कितने भी सेंटेंस बोल सकते हैं। स्पोकन सीखने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। उसके बाद आपको हाँ इंग्लिश सीखने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। अदर लैंग्वेज है ना, आपको डिग्री प्राप्त करने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। मार्केट जाने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। रिटर्न आने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। उससे बात करने में कितना खर्च आया, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग, है ना। किस तरह से बोल रहे हैं, कितने सारे सेंटेंस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं, इट हैज़ कॉस्ट नथिंग। तो अभी तक हम 2 सेंटेंस देखे और दोनों ही सेंटेंस स्पोकन में बहुत बार यूज होने वाला सेंटेंस है, डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को अभी हम बताएं। अब देखिए आपको अब क्वेश्चन पूछना है, अभी तो आप आंसर दे रहे थे ना, अगर अब आपको पूछना है किसी को इंग्लिश में तो कैसे पूछिएगा, कितना खर्च आया, है ना, कितना खर्च आया, घर को बनवाने में कितना खर्च आया, तो बोलेंगे हाउ मच इट कॉस्ट, कितना खर्च आया, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट, सॉरी हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट, कितना खर्च आया। यहाँ पे है भी लगा देंगे तो चलेगा, कितना खर्च आया है मतलब अभी तक आ चुका है कितना खर्च, इट है सॉरी हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट, कितना खर्च आया है, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट, कितना खर्च आया है। तो इस तरह से भी बोलते हैं कि आपको साइकिल बनवाने में कितना खर्च आया है, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट। घर जाने में कितना खर्च आया है, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट। आपको रहने में कितना खर्च आया है, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट। इस तरह से हम लोग कितने सेंटेंस बोल सकते हैं कि कितना खर्च आया है। आपको रहने में कितना खर्च आया, आपको पढ़ने में कितना खर्च आया, है ना, हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट। तो हैव और हैज का यूज करके हम लोग किस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है इस पुस्तक के प्रकाशन में कितना खर्च आया है ना, इस पुस्तक को प्रकाशन में कितना खर्च आया है, मतलब इस पुस्तक को प्रिंट आउट करने में, ठीक है, ब्रिंग आउट करने में कितना खर्च आया है। तो इसको इंग्लिश में देखिए बोलेंगे कितना खर्च आया है, WH वाला सेंटेंस है, कितना मतलब कितना, कब, क्यों, कैसे, ये सब अगर रहता है उसको बोलते हैं WH सेंटेंस। तो हम पहले उसी को बोलेंगे, तो यहाँ पे होगा हाउ मच, ओके, हाउ मच मनी, कितना खर्च आया है, हाउ मच मनी मतलब हाउ मच मनी कितना पैसा, हाउ मच मनी कितना खर्च, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी हैज़ इट कॉस्ट टू ब्रिंग आउट दिस बुक, ओके, हाउ मच मनी हैज़ इट कॉस्ट टू ब्रिंग आउट मतलब प्रिंट आउट करना, मतलब प्रकाशन, ब्रिंग आउट दिस बुक या बुक, कॉस्ट मतलब कितना पैसा आया है। तो हो गया, हाउ मच का यूज हुआ क्योंकि कितना पैसा,
कितना खर्च, कितना पैसा खर्च आया है, इसीलिए हो गया हाउ मच। और हैज लगा है क्योंकि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और इसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसीलिए यूज हुआ है हैज का। और यहाँ पे बुक है इसीलिए लगा है इट, क्योंकि थर्ड पर्सन है। कॉस्ट मतलब पैसा, कितना पैसा लगा। ब्रिंग आउट मतलब छपवाना, प्रकाशन जिसको बोलते हैं, प्रकाशन करना। दिस बुक मतलब इस किताब को। तो इस पुस्तक के प्रकाशन में कितना खर्च आया है। हाउ मच मनी हैज इट कॉस्ट टू ब्रिंग आउट दिस बुक। हाउ मच मनी हैज इट कॉस्ट टू ब्रिंग आउट दिस बुक। इस बुक को प्रकाशन में कितना खर्च आया है। तो इस तरह से भी हम लोग कितना सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्या कोई खर्च आया है ना। क्या कोई खर्च आया है ना, फिर ही छप गया था। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है ना, जो क्या से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है और इसमें जो वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। जैसे हैज और हैव लगता था, उसको हम लोग यूज करेंगे स्टार्टिंग में। क्या कोई खर्च आया है, इस तरह का भी सेंटेंस देखते हैं। तो हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, क्या कोई खर्च आया है। हैज इट कॉस्ट एनीथिंग। तो इसका एग्जांपल हम बहुत सारा दे रहे हैं। क्या कोई खर्च आया है, हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, है ना। किसी से बात करते हैं, ठीक, कि पूछते हैं कि वो मान लो कुछ कर रहा है तो बोलेंगे क्या कोई खर्च आया इसको करने में। तो हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, है ना, इसको करने में क्या कोई खर्च आया है। हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, इसको बनवाने में क्या कोई खर्च आया है ना। क्या कोई खर्च आया है बोलते इसको मान लो इसको किसी को बनवाया, रिपेयर किया, तो बोलेंगे क्या कोई खर्च आया है, हैज इट कॉस्ट एनीथिंग। उसके बाद और इस तरह का सेंटेंस है ना, मान लो तुम कोई चीज़ सीखा है ना, तो तुम दूसरे को बता रहा है कि हम स्पोकन सीख गए, तो उसको लगेगा ना कि क्या इसमें कुछ खर्च आया है। तो आप ऐसे पूछेगा वो, हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, है ना। तुम कोई चीज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया और दुनिया को शो कर दिया। सपोज डेट आप ना, अभी का टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहा है क्या, रील्स। बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे रील्स है, रील्स बना लिया, अपलोड कर लिया, है ना। उसके बाद देखा कि वो फेमस भी हो गया, तो उसको बोलेगा अपने दोस्त को जब बताएगा कि देखिए हम यूट्यूब में वीडियो डाल के, इंस्टाग्राम में वीडियो डाल के वायरल हो गए, तो वो पूछेगा क्या इसमें कोई खर्च आया। तो आपको इंग्लिश में कैसे पूछेगा, हाउ इट कॉस्ट एनीथिंग, क्या कोई खर्च आया। तो बोलेगा नो ओनली, अगर लगा है तो बोलेगा ओनली, या नहीं लगा है तो बोल देगा इट नथिंग, और नहीं लगा है तो बोल देगा इट हैज कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं लगा है ना। इट हैज कॉस्ट नथिंग, कोई खर्च नहीं लगा है। लेकिन क्वेश्चन ही तो आपको सबसे पहले पूछना होगा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज करेंगे हैज इट कॉस्ट एनीथिंग, क्या कोई खर्च लगा है। अब आप खुद भी इस तरह से सोच सकते हैं और सोच के वो अपने से खुद से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से अनगिनत बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके, और बिना कोई डर का, बिना कोई हेजिटेट का, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, प्रकाश को लाखों रुपए का खर्च आया है। प्रकाश को लाखों रुपए का खर्च आया है। अब देखिए, अभी तो हम देख लिए कि अगर खर्च नहीं आया है, खर्च नहीं आया है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम देख लिए कि कैसे इंग्लिश में बोलना है। लेकिन खर्च आया है ना, लाखों रुपए का खर्च आया है। देखिए यहाँ पे प्रकाश है वो नाउन है, उसको खर्च आया है, कितना खर्च आया है, लाखों रुपए का। ठीक, अब लाखों रुपए का खर्च आया है, हजारों का खर्च आया है, सैकड़ों का खर्च आया है, मतलब 100 में खर्च आया है। जैसे 10 रुपये खर्च आया है, 20 रुपया खर्च आया है, लाख में बोल सकते हैं, हज़ार में बोल सकते हैं, 10,000 खर्च आया है, 20,000 खर्च आया है ना, 90,000 खर्च आया है। अगर आप खर्च आया है तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ, ऐसे यूज करके, इट हैज कॉस्ट द
पब्लिशर इन लाख, ठीक है, इट हैज कोस्ट द पब्लिशर इन लाख, प्रकाशक को लाखों रुपये खर्च आया है। यहाँ पे प्रकाशक जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रकाशक जो है वो जिसका बुक है, जिसका जो प्रकाशक कर रहा है, मतलब प्रिंट आउट नहीं, ब्रिंग आउट जो करवा रहा है बुक को, जो पब्लिशर है उसको, तो प्रकाशक को लाखों रुपये का खर्च आया है। इट हैज कोस्ट द पब्लिशर इन लाख, है ना, इट हैज कोस्ट द पब्लिशर इन लाख। अब जैसे बोल देंगे कि विशाल को 15 रुपया खर्च आया है, विशाल को 15 रुपया खर्च आया है। इट हैज कोस्ट द विशाल इन 15 रुपीज़। तुम्हें 1.5 लाख खर्च आया है, तुम्हें 1.5 लाख खर्च आया है। इट हैज कोस्ट यू इन 1,50,000। तुम्हें 1.5 लाख खर्च आया है। और कितने जैसे बना देते हैं, यहाँ प्रकाशक को लाखों रुपये खर्च आया है। मोहन को 2,000 खर्च आया है ना, मोहन को 2,000 खर्च आया है। इट हैज कोस्ट मोहन इन 2,000। 20,000 खर्च आया है। कितना खर्च आया है? 20,000। इट हैज कोस्ट, ये तो आपको बोल ही देना, इट हैज कोस्ट, है ना, इट हैज कोस्ट मोहन इन 20,000। 20,000 खर्च आया है। 1 लाख खर्च आया है, ठीक, क्या 1 लाख खर्च आया है। इट हैज कोस्ट द मोहन इन लाख, 1 लाख खर्च आया है। तो हम लोग इसमें देख ले कि कितना खर्च आया है ना। मान लो 15 रुपया खर्च आया है, राम को 15 रुपया खर्च आया है। इट हैज कोस्ट द राम इन 15 रुपीज़। सीता को 100 रुपया खर्च आया है, सीता को 100 रुपया खर्च आया है। इट हैज कोस्ट द सीता, इट हैज कोस्ट सीता इन 15 रुपीज़। 15 रुपया खर्च आया है। तो यहाँ पे कुछ भी हो गया, हम ना सिर्फ पब्लिशर के जगह चेंज कर दे रहे हैं सब्जेक्ट को, और यहाँ लाख के जगह मनी को, एक्सप्रेशन ऑफ मनी को, कोस्ट को चेंज कर देंगे बस। उसके बाद कितने सारे बन गए, है ना। 20 रुपया खर्च आया है। इट हैज कोस्ट किसको आया है? मान लो सोहन को आया है, ठीक, सोहन को 20 रुपया खर्च आया है। इट हैज कोस्ट सोहन इन 15 रुपीज़। सोहन को 15 रुपया खर्च आया है। तो ये हम देख ले कि कितना खर्च आया है। आगे देखते हैं। लेकिन तुम्हें इस पुस्तक एक प्रति लेने में कितना खर्च आया है? एक प्रति लेने में मतलब एक बुक को लेने में कितना खर्च आया है, मतलब एक प्रति। तो इंग्लिश में बोलेंगे बट, लेकिन है इसीलिए यूज करेंगे बट का। हाउ मच, कितना है ना, इसीलिए हाउ मच मतलब कितना। हाउ मच हैज इट कोस्ट यू टू गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। लेकिन तुम्हें इस पुस्तक की एक प्रति लेने में कितना खर्च आया है? बट हाउ मच हैज इट कोस्ट यू टू गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। आपको एक प्रति लेने में कितना खर्च आया है। तो यहाँ पे देखिए लेकिन है, इसीलिए यूज किए हम बट का। उसके बाद हाउ मच यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितना खर्च आया है। और हैज इट तो लगा है क्योंकि स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसीलिए। उसके बाद कोस्ट मतलब पैसा, किसको लगा? यू, इसीलिए यू, है ना। टू गेट मतलब पाना, और टू से आगे लगा दिए उसको, मतलब गेट के आगे टू लगा दिए तो ये बन गया फुल इन्फिनिटिव। तो आपको फुल इन्फिनिटिव बनाना है ना। अब सोचिए नहीं, ये ग्रामर का पार्ट है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। बस वर्ब के आगे टू लगा दीजिए, बन गया फुल इन्फिनिटिव। अ कॉपी, एक कॉपी है ना, इसीलिए
आर्टिकल लगा हुआ है, ए एन दा को बोलते हैं आर्टिकल। तो ए एक आर्टिकल है, हम एक कॉपी ले रहे हैं इसलिए अ कॉपी, है ना, ऑफ दिस बुक, इस किताब का एक कॉपी लेने में कितना खर्च आया है। बट हाउ मच हैज इट कॉस्ट यू टू गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। इस तरह से हो गया, कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। लेकिन तुम्हें इस पुस्तक की एक कॉपी लेने में कितना खर्च आया है। तो हम देख लिए कि बनाना है, लाखों खर्च आया है ना, लाखों खर्च आया है। इट हैज़ द कॉस्ट इन लाख, लाखों खर्च आया है। राम को लाखों खर्च आया है, इट हैज़ कॉस्ट राम इन लाख। उसके बाद बोल सकते हैं लेकिन वाला लगाना है तो बट का यूज कर देंगे। तुम्हें इस पुस्तक की एक प्रति लेने में कितना खर्च आया है। बट हाउ मच इट कॉस्ट यू टू गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर तुम्हें किताब के जिल्द पर छपे मूल्य से अधिक पैसे ले लगा तो इसकी सूचना प्रकाशक को दे। किताब में जो प्रिंट आउट रहता है बुक का मूल्य, अगर वो उससे ज़्यादा लग रहा है ना, कोई दुकानदार किताब में लिखा है 15 रुपया और कोई आपसे 20 रुपया मांग रहा है, तो इसकी सूचना प्रकाशक को दे, मतलब जो बुक को प्रकाशक किया है, ब्रिंग आउट किया है। तो किताब में मूल्य पहले से लिखा रहता है ना, 100 रुपया, 150 रुपया, 300, 500, 600, 900, जैसा बुक है। तो बुक के अनुसार जितना प्रिंट रहेगा उससे अगर ज़्यादा लिखा हुआ है तो आप उसको सूचना प्रकाशक को दे, मतलब जो बुक छपा है उसको सूचना दे। तो इस तरह से हम लोग कितने सारे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मान लो आप कहीं ऑफिस में गए और जितना बिल है आपको उससे ज़्यादा पैसा कोई मांगेगा, काउंटर पे जो पर्सन है, अकाउंटेंट है, वो आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, तो आप इसकी सूचना देंगे ना, जो वहाँ का हेड है सो। तो उस तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो बोलेंगे इफ़ इट, सॉरी पहले इफ़, उसमें बट लगा रहे थे, इसमें इफ़ लेकिन था इसलिए बट, अगर है इसलिए इफ़ का यूज करेंगे, है ना। इफ़ हो गया, पहले तो इफ़ या बट को एक बार बोले, ठीक है। अब थोड़ा देर रिलैक्स हो जाए, उसके बाद बोले यहाँ पे स्पेस देने के बाद इट हैज़ कॉस्ट यू, पहले इफ़, उसके बाद इट हैज़ कॉस्ट यू, यहाँ तक हो गया। मोर देन प्राइज, ठीक है, मोर देन प्राइज मतलब प्राइज जो है उसका ज़्यादा नहीं मोर देन प्राइज। प्रिंटेड ऑन द कवर, प्रिंटेड ऑन द कवर जो किताब का जिल्ट में प्रिंट है। इन्फॉर्म द पब्लिशर, तो पब्लिशर को इन्फॉर्म कर दे, है ना। अगर तुम्हें किताब के जिल्द पर छपे मूल्य से अधिक पैसा लगे, है ना, अगर तुम्हें किताब के जिल्द पर छपे मूल्य से अधिक पैसा लगे तो इसकी सूचना प्रकाशक को दे। अगर है तो इफ़, लेकिन रहेगा तो बट। यहाँ पे अगर है तो इफ़, उसके बाद यहाँ से बोलिए, पहले इफ़ बोल लीजिए, उसके बाद इट हैज़ कॉस्ट यू, इट हैज़ कॉस्ट यू मोर देन प्राइज, इट हैज़ कॉस्ट यू मोर देन प्राइज प्रिंटेड ऑन द कवर, है ना। इट हैज़ कॉस्ट यू, पहले इफ हो गया, उसके बाद इट हैज़ कॉस्ट यू मोर देन, इट हैज़ कॉस्ट यू मोर देन, यहाँ मोर देन भी बोल सकते हैं और देन नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। इट हैज़ कॉस्ट मोर भी बोल सकते हैं और देन भी लगा सकते हैं। द प्राइज प्रिंटेड ऑन द कवर इन्फॉर्म द पब्लिशर, ठीक, पब्लिशर को इन्फॉर्म करें। तो आज का लास्ट स्ट्रक्चर का वीडियो का लास्ट सेंटेंस देख रहे हैं। मैं बताऊं मुझे इसके मूल्य से अधिक नहीं देना पड़ा है। मैं बताऊं कि मुझे इसका बुक से अधिक नहीं देना पड़ा है, मतलब जितना प्रिंट है शॉपकीपर उतना ही पैसा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो मैं बताऊं कि ज़्यादा पैसा नहीं लगा। आई टेल, मैं बताऊं का इंग्लिश हो गया आई टेल यू, है ना। मैं तुम्हें बताऊं, आई टेल यू, तुम मुझे बताओ, यू टेल मी, है ना। तो ये सब थोड़ा सेंटेंस है, बेसिक वाला है। मैं तुम्हें बताऊं, आई टेल यू, तुम मुझे बताओ, आई टेल मी, हो गया। तो मैं बताऊं तो आई टेल यू,
उसके बाद देखिए, इट हैज़ नॉट कोस्ट मी मोर देन। देखिए यहाँ पे मोर के बाद देन लगाया ना, यहाँ पर भी चाहे तो लगा सकते थे और नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। मोर देन इट्स वैल्यू, मैं बताऊं तुम्हें, मुझे इसके मूल्य से अधिक नहीं देना पड़ा है। मतलब किताब का जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी प्राइस है, उससे अधिक नहीं देना पड़ा है। तो आई टेल यू, या फिर यू टेल मी बोल सकते हैं, तुम मुझे बता मैं तुझे बताऊं। इट हैज़ नॉट कोस्ट, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव वाला सेंटेंस भी बता दे रहे हैं, है ना। अफर्मेटिव बताए थे, नेगेटिव नहीं हुआ था, इंट्रोगेटिव हुआ था, WH हुआ था, है ना। और कितना खर्च लगा, कितना खर्च नहीं लगा, सारे सेंटेंस में हम लोग देख लिए हैं, सारे इस वीडियो में देख लिए हैं। सिर्फ बचा हुआ था नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला यूज करेंगे तो हैव और हैज़ के बाद लगा देना है नॉट का। तो यहाँ पे लगा दिए नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट। मैं बताऊं, ठीक है, मुझे इसके मूल्य से अधिक नहीं देना पड़ा है। तो मैं बताऊं इसलिए आई टेल यू। इट हैज़ नॉट कोस्ट मी, नहीं अधिक पैसा, मोर देन मतलब अधिक पैसा नहीं लगा है, इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, इसके मूल्य से ज़्यादा पैसा नहीं लगा। आई टेल यू हो गया, इट हैज़ नॉट कोस्ट मी मोर देन इट्स वैल्यू, अधिक पैसा नहीं लगा है। तो इस वीडियो में हम लोग हर तरह का इस स्ट्रक्चर से हर तरह के सेंटेंस को देखें, है ना। सिंपल भी देखें, नेगेटिव भी देखें, इंट्रोगेटिव भी देखें, सॉरी पहले अफर्मेटिव बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें जिसमें कुछ ना लगा रहे, नेगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव देखें, WH वर्ड देखें। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोस्ट से रिलेटेड जितने भी स्पोकन का सेंटेंस हुआ का सारा हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। तो बस वीडियो को देखिए और खुद आप प्रैक्टिस कीजिए। आई सजेस्ट यू, अब ये भी नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 मिनट, मैक्सिमम का इन्फिनिटिव है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा, फास्ट होगा, फ्लुएंट होगा क्या इंग्लिश स्पीकिंग। तो आगे हम आपसे विदा लेते हैं। तो यहीं पे वीडियो को डी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।